नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग मेरे भाइयों बहनों। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात है, जो उनके वैल्यूज है, जो उनके मान है, वो कैसे आते हैं, हम लोग उसको बना करके देखे थे। मतलब कि हर एक डिफरेंट एंगल के लिए क्या वैल्यू हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और रेशियोज का कल हम लोग वो जाने थे। मैंने कहा था कि आज मैं उसके बारे में फिर बताऊंगा कि उसका ग्राफ कैसा होगा। कल एक चीज और हम लोग पढ़े थे कि किस घर में, किस क्वाड्रेंट में कौन धनात्मक होता है और कौन ऋणात्मक होता है। आज हम लोग उससे आगे जानेंगे। लेकिन एक बात था कल कि हम लोग बेसिक लेवल से जाने थे, जो कि 10th के लेवल का है, कि वो जो है हर एक एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू क्या होगा। लेकिन आज हम लोग जानेंगे थोड़ा अप लेवल पे, 11th के लेवल पे जाते हैं। और अब हम लोग चूंकि 11th में डिग्री में कौन कौन नहीं नापते हैं, एंगल को डिग्री में नहीं नापते हैं, तो हम एंगल को कौन चीज में नापते हैं, कौन चीज में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं। तो आज हम लोग रेडियन के नाप पर जो है ना वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि साइन कितना के बाद फिर से अपने आप को दोहराएगा, कॉस कितना के बाद खुद को अपने आप से फिर से दोहरा लेगा। और जो है उसके बाद फिर हम लोग आगे जाकर के उसके ग्राफ को, सिंपल ग्राफ को करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ के लिए हम अगले वीडियो में फिर उसको देखेंगे। अभी जो है पहले हम बेसिक को मजबूत करेंगे। बेस मजबूत करने के बाद जब हम लोग समझ जाएंगे ऐसा होता है, इस कारण से होता है, तब फिर हम उसके बाद जो है दूसरा का वीडियो में पढ़ लेंगे कि वो अगला जो है वेराइटी टाइप का ग्राफ कैसे होगा। चलिए, तो हम लोग जो है अभी क्या लिखे हुए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ द रेडियंस। मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात को समझना है रेडियन के भाषा में, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक सर्कल की कल्पना कर रहे हैं, वृत्त की कल्पना कर रहे हैं। वी आर जस्ट एज्यूमिंग अबाउट अ सर्कल जिसका कि केंद्र जो है मूल बिंदु पर है, यानी कि ओरिजिन पे इसका सेंटर लाई कर रहा है। इसका रेडियस जो है 1 यूनिट का है। रेडियस कितना है, 1 यूनिट का है। अब एगो काम करेंगे क्या चीज, कि मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु P लेते हैं जहां से कि x एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से ये जो है ना x लंबाई का चौक काट रहा होगा, x लंबाई का चौक काट रहा होगा, यानी कि आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, x हो गया। और हम क्या जानते हैं कि थीटा बराबर L/r। हम कितना का चौक काटे, x का काटे, और रेडियस कितना लिए हैं, इकाई यूनिट लिए हैं 1, यानी कि कितना रेडियन हो गया भैया, ये x रेडियन हो गया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अब ये जो कोण बना रहा है वो x रेडियन का कोण बना रहा है। अब जो बचा बिंदु P, उससे एक लंब हम PM, परपेंडिकुलर लाइन हम PM खींचते हैं किसके ऊपर, OX के ऊपर। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। ये हमारा हो गया। मानते हैं कि OM का लंबाई A है और PM का लंबाई B है। तो अब क्या हो गया कि OM A और PM B। तो जब आप 10वां में ग्राफ खींचने के लिए सीखे होंगे ना, तो ग्राफ में अभी जरूर सीखे होंगे कि जो पॉइंट लिखते हैं कहां से आता है। तो जैसे x का A है तो पहले A लिख दिए, फिर y का B है तो फिर B लिख दिए। हमेशा याद रखिएगा, पहले x लिखते हैं तब y, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा पॉइंट निकल गया। अब क्या है कि इसका तो हमको पता है कि हमारा होता है 1 का है, तो त्रिज्या ही है, त्रिज्या तो 1 इकाई इसका हम माने हुए थे। अब जो है हम एक काम करेंगे कि इस A का और इस B का वैल्यू तरीके निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा निकालने के लिए एक चीज जो है एक्स्ट्रा करते हैं, पहले उसको समझते हैं फिर इसके ऊपर वापस आते हैं, ठीक ना। अब जैसे कि ये एक्सिस है और इसका कुछ लंबाई दे है, कुछ लंबाई दे दिया, फलाना ढेकाना कुछ दे दिया है। तो एक बात आपको ये तो क्लियर पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में, यदि आप इसको ऐसे नहीं लेकर सिर्फ आप एक त्रिभुज के रूप में लेते हैं जहां कि ये हमारा A है, ये B है, यानी कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, और उसके बाद इसको फर्दर आप x मान लीजिए। नहीं, आप वहां पे तो x ऑलरेडी एंगल माने हुए हैं, तो यहाँ पर हम इसको कुछ और मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं, इसको भी L मान लेते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा रेडियन एंगल क्या बना रहा है, x। तो हम यहाँ पे भी बना देंगे x। अब एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी एक तरह से समकोण त्रिभुज है आपके लिए, और ये भी जो है आपके लिए एक तरह का समकोण त्रिभुज है कि नहीं। अब देखिएगा जरा सा
कि ये जो है ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है ना। तो उसी तरह से इसके लिए ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, यानी कि आधार लंब कर्व, आधार लंब कर्व। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, आधार और कर्व के अनुपात को हम cos थीटा कहते हैं। थीटा क्या है, एंगल, कोण है जो तू बना रहा है। यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, x बन रहा है। दोनों फोटो में देखिए, दोनों फोटो में सेम रंग का है। तो ये जो b/h है ये हमारा किसके बराबर हो गया, cos x के बराबर हो गया। मतलब कि अब हम लिख सकते हैं कि b बराबर h cos x। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पर ही फॉलो करेंगे तो वहां पर ही देखिए ये क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो ये a बराबर हमारा क्या हो जाना चाहिए, a बराबर 1 cos x, और 1 से गुना होकर के तो 1 दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर cos x हो जाएगा। हाँ या नहीं। अब उसके बाद समझिएगा कि हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग कहते हैं sin थीटा, लेकिन थीटा के जगह पे तो हमारा है क्या चीज, x है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, x लेंगे। तो फिर p बराबर हमारा क्या हो गया, h sin x हो गया, और p जो है हमारा h कितना था, यहाँ पे अब आकर के बात करते हैं। h हमारा क्या है, 1 है। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, 1 sin x हो जाएगा, और b बराबर जो है हमारा sin x हो जाएगा। तो अब a और b का वैल्यू निकल गया है ना। अब जब a b का वैल्यू निकल गया भैया, तो एक चीज यहाँ से और प्रूफ हो जाएगा। देखिएगा कि हम क्या जानते हैं, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्व स्क्वायर होता है ना, कल बताए थे इस चीज को। तो ये a स्क्वायर जो b स्क्वायर बराबर 1 हो रहा है। अब देखिए ऐसे भी हो जाएगा, कैसे होगा कि अब देखिए a स्क्वायर जो b स्क्वायर में हम लेके चल रहे हैं LHS से, a का वैल्यू आपका क्या आया, cos x आया, यानी कि cos स्क्वायर x और जो sin स्क्वायर x, और ये हमारा कल पढ़े थे हम कि 1 होता है, यानी कि अब यहाँ पर a स्क्वायर जो b स्क्वायर बराबर 1 कहा है कि भैया cos स्क्वायर जो sin स्क्वायर x, यानी कि sin स्क्वायर जो cos स्क्वायर x, जो बोल लीजिए वो जो है हमारा 1 के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और चीज को जरा सा देखिएगा कि यहाँ पर जो है ये पहला क्या है, a का वैल्यू है, दूसरा क्या है, b का वैल्यू का है, कि पहला जो है x का वैल्यू है, दूसरा क्या है, y का वैल्यू है। तो यहाँ पर ये क्या है, cos x का वैल्यू है, यहाँ पर ये क्या है, sin x का वैल्यू है, यहाँ पर ये क्या है, cos x का अगला वैल्यू है, और पिछला क्या है, sin x का वैल्यू है। यहाँ पर क्या है, ये cos x का वैल्यू है, यहाँ ये क्या है, sin x का वैल्यू है, और यहाँ भी 0 जो है cos x का वैल्यू है, और अगला वाला sin x का वैल्यू है। हाँ या नहीं। अब ये देखिए यहाँ जब ये इसमें सटा हुआ है, एकदम इसी पे लाइक कर रहा है, तो 0 रेडियन का कोण बना रहा है, 0 रेडियन का कोण बना रहा है। ठीक है, तो 0 रेडियन यानी कि sin 0, अभी हम देख लिए वहां पर कि ये देखिए sin x जो है 0 के लिए जा रहा है, तो sin 0 0 और cos 0 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे देखिए ना cos x जो यहाँ पे 1 नहीं है। अब अगला देखिए यहाँ पे ये कहाँ हम आ गए, अब हम आ गए π/2 के ऊपर हम आ गए। तो ये जो हम π/2 के ऊपर आ गए हैं, तो देखिए यहाँ 0 किसके लिए है, cos x के लिए है, 1 किसके लिए है, sin x के लिए है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि sin π/2 बराबर 1 और cos π/2 बराबर 0। हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे देखिएगा एक चीज आ कि इसके लिए चल रहे हैं, तो यहाँ और यहाँ देखिए -1 है cos x का वैल्यू और sin x का वैल्यू 0 आ रहा है, लेकिन एंगल कितना है, 2π है। सॉरी यहाँ पे एंगल कितना है, ये पाई एंगल है, ये जो पाई एंगल हमारा है यहाँ पर, तो अब क्या हो जाएगा, sin पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा और cos पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। अब जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ एंगल का मान कितना है, 3π/2, और यहाँ देखिए ये 0 इसके लिए है, -1 इसके लिए है, यानी कि sin 3π/2 का वैल्यू हमारा जो है 0 होगा और cos 3π/2 का वैल्यू जो है हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये -1 हो रहा है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा -1 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए और यहाँ जैसे ही आप फिर से सट जाइएगा, जहां ऐसे पूरा घूम करके ऐसे करके सट जाइएगा, तो ये 2π के लिए घूम गया, कितना के लिए घूमा, 2π के लिए घूमा। और जब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि sin 2π हमारा 0 हो गया और cos 2π हमारा जो है वो 1 हो गया। तो इस तरह से जो है
हम हर एक घर के जो बॉर्डर पर है सबका वैल्यू निकाल करके बैठ गए। अब एक चीज को गौर कीजिए जरा सा कि ये हर बार जैसे कि पहला sin 0 0 था और sin 2 पाई 0 हो गया, यानी इसके बाद फिर जाएंगे तो फिर यही आ जाएंगे, यानी कि 2 पाई के बाद कोई भी sin हो, cos हो, tan हो, cot हो, sec हो, cosec हो, सब घूम करके उतने वैल्यू देगा जितना कि देना चाहिए था पहला क्वाड्रेंट में। यानी कि हम अब ये लिख सकते हैं कि sin 2n पाई प्लस x बराबर sin x। भैया हम नहीं समझे, काहे नहीं समझे भाई, जरा सा एक बार इसको समझने का कोशिश करते हैं कैसे हुआ। हम क्या बोले कि 2 पाई के बाद जब वो दोबारा वो घर में आएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू जो है वही हो जाएगा जो था, यानी कि पहला घर वाला जैसा हो जाएगा। कैसे कि जैसे 2n पाई प्लस x हम दे रहे हैं, यानी कि माने कि पहले हम 0 चक्कर दिए, अभी घूमना शुरू किए तो 2 गुना 0 गुना पाई जोड़ x कितना हो गया, तो x न दे दिया। हाँ, अब जब हम गए एक वैल्यू लेकर के 2 गुना 1 गुना पाई जोड़ x, तो ये हमारा क्या हो गया 2 पाई जोड़ x। फिर से हम यहाँ आ गए और अंदर जाने लगे, अब 2 ले लेंगे तो 2 गुना 2 जोड़ पाई, 2 गुना पाई जोड़ x कितना हो गया 4 पाई प्लस x हो गया। यानी कि हम एक बार यहाँ आए फिर दोबारा यहाँ आए और फिर यहाँ घुस गए, वैल्यू हमारा वही आ रहा है। यानी कि 2n पाई प्लस x के लिए जो है, यानी कि 2n पाई प्लस समथिंग के लिए जो है वो वैल्यू फिर से रिपीट कर जाएगा। अब है कि हम इधर से घूमे चाहे हम उधर से घूमे, बात तो बराबर रहेगा, घूमना तो है, पूरा चक्कर तो पूरा करना है, पूरा चक्करवा नहीं पूरा करेंगे तो कितना पहुंचेंगे, हुआ चक्कर पूरा करना ना होगा। साइकिल का चक्का आगे कितना बढ़ता है, पूरा चक्कर लगा के तब आगे बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कि n क्या है, तो n तो हम लिखे अभी कि हम प्लस में भी ले सकते हैं, हम माइनस में भी ले सकते हैं, हम बात तो तुमको बोल दे भाई कैसे। अब जरा देखिएगा भैया यहाँ पर कि ये जो n है प्लस माइनस दोनों है, यानी कि ये क्या है पूर्णांक संख्या है, इसको हम z से डिनोट करते हैं, तो ये इसका सदस्य है, किसका पूर्णांक संख्या का। इसी तरह से देखिए cos का यहाँ पर जो वैल्यू होगा, cos का यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो वैल्यू लौट करके फिर से जब घूम के हम आएंगे इस घर में तो हमको वही मिलेगा, ऐसा नहीं कि वो वैल्यू बदल जाएगा। यानी कि cos भी जो है 2n पाई प्लस x को फॉलो करेगा। अब एक और बात करते हैं, जरा सा देखिएगा कि sin x जो है हमको 0 कहां पर दे रहा है, तो sin x का वैल्यू 0 तो हमको यहां पर दे रहा है ना। अब अगला जो 0 हमको आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, फिर से उसी डायरेक्शन से घूमते हुए, तो यहां पे देखिएगा 0 और ये यहां आ गया 0, तो कैसे आया भैया n पाई पर आया। भैया नहीं समझे, कहे नहीं समझे, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। n पाई पे काहे हुआ, यहाँ देखिए n का वैल्यू 0 रखिए तो 0 गुना पाई 0 हो गया, 1 गुना पाई पाई हो गया, 2 गुना पाई 2 पाई हो गया, 3 गुना पाई 3 पाई हो गया। देखिएगा 0 यहाँ हुआ, 0 पे 0, पाई पे 0, फिर 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, 4 पाई पे 0, 5 पाई पे 0, 6 पाई पे 0, ऐसे ही 0 चलते रहेगा n तक। और n क्या है, पूर्णांक संख्या का सदस्य है, मेंबर है, एलिमेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं cos के लिए। तो cos हमारा जो है वो 0 कहां पर हो रहा है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि cos 0 कहां पर हो रहा है। चलिए अब देखिए cos हमारा 0 कहां पर हो रहा है, cos हमारा यहां पर 0 हो रहा है, और यहां के बाद कहां आ रहा है, यहां आ रहा है 3 पाई बाय 2 पर, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 पे जा रहा है। कैसे आ रहा है, अब इसको जो हम लिख दिए हैं 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अब देखिएगा ये जो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 2 नहीं लिख सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए कि ये जो है भिन्न का जोड़ कर दीजिए तो 2 का 2, 2 पाई जोड़ 3 पाई बाय 2 हो जाएगा ना। अगला हम कहां पहुंचेंगे, 5 पाई बाय 2 के लिए, तो 5 पाई बाय 2 जो है हमारा यहां पर ही आएगा, फिर कहां आएंगे हम 7 पाई बाय 2 के लिए, फिर 9 पाई बाय 2 के लिए। तो वो जो है लगातार हमारा बढ़ कैसे रहा है। अब हम इसको जरा सा जोड़ घटा गुना भाग करके देखते हैं। पाई के बाद हमको क्या जोड़ना है, यहां पर वो आगे देखते हैं। देखिएगा जरा सा यहां पर बाबू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 हम कर रहे हैं, n का वैल्यू 0
पाई बाई 2, क्योंकि 2 गुना 0 0 जोड़े 1 तो 1, 1 गुना पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर तो हमको वही संख्या मिल जाता है। अब जो है 2 गुना 1 जोड़े 1 पाई बाई 2 तो 2 का 2 1 3 3 पाई बाई 2। इसी तरह से बाबू ये बढ़ते रहता है, और जो है ना ये संख्या जब बढ़ते रहेगा तो ये इसको फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब क्या कि 0 हम यहाँ पर आ जाएंगे, और फिर से वो हमारा n क्या है कि n जो है पूर्णांक संख्या का सदस्य है दोनों में। ठीक है, अब हम चलते हैं कोसेक x के लिए। तो देखिएगा कोसेक x का जो है हमको क्या लेना है, 1/sin x होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मैंने यहाँ लिखा कि वो जो है उसके बराबर नहीं है, कहा है कि उसके बराबर आ जाएगा तो उसका वो जो है ना वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगा। इनफिनाइट से बचने के लिए जो है हम लोग जो है x बराबर नहीं लेते हैं n बाई के। इसी तरह से sec x बराबर होता है 1/cos x, और cos x का वैल्यू हमारा इतना 0 होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको 0 के बराबर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है, 0 के बराबर उसको बिल्कुल नहीं लेके जाना है। तो भैया एक बात बताइए, tan x और cot x का क्या लिखेंगे? tan x बराबर क्या होता है भाई हमारा, sin x by cos x होता है ना, तो cos नीचे में है ना, और 1/cos x के लिए ये हमारा होता है, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर नहीं है 2n + 1 पाई बाई 2 के लिए, और n जो है हमारा एलिमेंट है z का। अब देखिएगा cot x हमारा क्या है, cos x by sin x, यहाँ क्या है नीचे में sin x है, sin x के लिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 1/sin x के लिए x is not equal to n पाई, यानी कि इसका भी हो जाएगा x is not equal to n पाई। काहे हो गया, काहे कि हमको वो इनफिनाइट नीचे 0 लाने से हमको बच जाना है। ठीक है, चलिए इतना को बात यदि समझ में आ गया हो तो अभी तक हम लोग एगो दूगो और बात का अवलोकन कल किए थे, जिसको कि थोड़ा सा इससे जोड़ करके हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब आप समझ गए कि पहला घर में यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस माइनस है, और यहाँ पे क्या है, फिर से प्लस प्लस है। अब इसको जो कल हम लोग पढ़े थे उसको एगो चार्ट के रूप में बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट को हम लोग वे में लिखते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए घर हो गया भैया, और ये हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और अगला जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारा हो गया। अब जो है हम एक काम करेंगे, क्या चीज कि इधर लिख लेंगे कि हमको किसके लिए क्या क्या चीज लिखना है। तो ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, ये टेन के लिए है, ये कॉट के लिए है, ये सेक के लिए है, और अगला जो है हमारा कोसेक के लिए है। ठीक है, अब आप रेडियन में एंगल जो ले लीजिए, थीटा ले लीजिए, बीटा ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए, गामा ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए। ये क्या है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। मैं आर लिख रहा हूं, यहाँ कहीं कहीं पे क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। जब आप उसका वैल्यू और एक डिफिनिट एंगल को लेकर के चलेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और सिर्फ एक रेशियो निकालिएगा दोनों साइड का, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये क्या है, क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो थोड़ा सा जो है इसको मिटा करके एक फ्रेश वे में बनाते हैं, ताकि हम वहां पर कल वाला थोड़ा सा याद करते हुए इसको भरे नहीं। ठीक है, अब जरा सा देखिएगा, और कल के जो वीडियो में, पिछले वीडियो में जो आप लोग पढ़े वो जो है उसको दोहराइएगा। जिन बच्चों का वह वीडियो छूट गया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ रहेगा, आप उसको जा करके जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि काहे प्लस है काहे माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पहला में हम क्या बोले थे, ऑल पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव का मतलब ये भी पॉजिटिव, 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 और यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी क्या है, आप भी लिख दीजिएगा एग्जाम में कि ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, फलाना भी पॉजिटिव, ठेकाना भी पॉजिटिव, ठेकाना भी पॉजिटिव। ऐसा नहीं है, यहाँ है साइन पहला में पॉजिटिव,
कॉस दूसरा में पॉजिटिव, टेन भी पहला पॉजिटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, अब फिर मत लिखिएगा, यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब देखिएगा दूसरा में मैंने क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक हमारा पॉजिटिव होगा, तो हमारा ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, बाकी जितना है भैया वो सब का सब हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम आते हैं तीसरा घर में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी जितना भी है सबको हम निगेटिव कर देंगे, है ना। अब हम आ रहे हैं चौथा घर पे, यहाँ पर हमारा कॉस और सेक जो है पॉजिटिव है, तो ये है हमारा कॉस पॉजिटिव, ये है हमारा सेक पॉजिटिव, बाकी जितना भी है हम सबको जो है निगेटिव कर लेते हैं। तो ये हमारा एक चार्ट बन गया कि कहां पर कौन पॉजिटिव होगा और कहां पर कौन निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम इसको मिटा रहे हैं और धीरे धीरे करते हुए अब हम लोग ग्राफ की ओर जा रहे हैं। एक दिन में तो सारा ग्राफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेसिक भी है, फिर भी सारा ग्राफ बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। और देखिए क्या है ना कि ज्यादा देर तक पढ़ना है वो सबसे बड़ा समस्या है। ज्यादा देर तक लोग खेलने कहे तो खेल सकते हैं, जानते हैं इसका कारण क्या है। मैंने एक बात को समझिएगा, आपको उसमें रुचि नहीं है। देखिए जिस दिन आप ये सोच के बैठिएगा कि हमको 2 घंटा पढ़ना है और जब उठिएगा तो पता चला कि 5 घंटा हो गया, आप समझिएगा कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप सोच के बैठेंगे 2 घंटा पढ़ेंगे और आधा घंटा के बाद ही आपका मन विचलित हो रहा है, मतलब कि ये जरूरी है कि आपको जो है अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर भी हम लोग जो है हो सकता है कि कुछ एक भाग आज करेंगे, कुछ एक भाग जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग एक सिंपल ग्राफ के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी मैं जेई के लिए नहीं जा रहा हूं, अभी मैं आपका बेस मजबूत कर रहा हूं, आपको कारण समझा रहा हूं। जब आप कारण समझ जाइएगा, जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा, तब जेई लेवल के क्वेश्चन को हम लोग आराम से कर पाएंगे। इसलिए मैं बिल्कुल नीचे से लेकर के चल रहा हूं, जहां से कि आपको समझने में कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला काम करते हैं साइन के लिए, ठीक है। साइन x के लिए, जहां की x जो है हमारा पहले डिग्री में हम वैल्यू लिख देंगे और उसके बाद जो है हम वहां पर रेडियन में उसको कन्वर्ट करके लिख देंगे, क्योंकि तुरंत से याद तो आपको हुआ नहीं होगा, याद यदि रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। चलिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हम पहला 4 लाइन में टेबल बनाएंगे, इसका भी देखिएगा 4 लाइन का क्या जरूरत है ये आप समझ जाइएगा। ये अभी जो है पहला जो हम लाइन बनाए, ये पहला जो रो बना है ये एंगल है, लेकिन डिग्री में है। क्या चीज में है? डिग्री में है। तो 0, उसके बाद फिर 30 जोड़ेंगे, 30, फिर 15 जोड़ेंगे, 45, 60, उसके बाद 90 के बाद 120 के बाद 135 के बाद 150 के बाद 180, 180 के बाद 210, 210 के बाद 225, 225 के बाद 240 के बाद 270 के बाद 300, 300 के बाद 315 के बाद 330 के बाद 360। तो हम 360 डिग्री तक पहुंच गए। 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360, ठीक है। अब जो है हम इसी एंगल को क्या चीज में बदल देंगे, हम इसको जो है रेडियन में बदल देंगे। क्या चीज में? रेडियन में। और हम ये पहले कर चुके हैं और शायद वह जो है हमारा दूसरा वीडियो था, तो दूसरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो इसको 0 को 0 लिखिएगा, इसको π/6, ये हो गया π/4, ये हो गया π/3, ये हो गया हमारा π/2, ये हो गया 2π/3, ये हो गया 3π/4, ये हो गया हमारा 5π/3,
और ये हो गया हमारा 2 पाई। कैसे हो रहा है पता है ना, कि जब हमको डिग्री को रेडियन में बदलना होता है तो हम उसको जो है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है कि वो हमारा रेडियन में बदल जाता है। ठीक है, अब हमारा इसका क्या हो जाएगा भैया 7 पाई बाय 6, इसका क्या हो जाएगा 225 का क्या होगा, चलिए आगे बढ़ाते हैं 5 पाई बाय 4। अब 240 का क्या हो जाएगा 6 पाई बाय 3 और इसका 3 पाई बाय 2। ये हमारा क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 3 और उसके बाद 7 पाई बाय 4 और उसके बाद 11 पाई बाय 6 और उसके बाद 2 पाई। ठीक है, हमारा एंगल डिग्री में और रेडियन में बदलते हुए चला गया। अब देखिएगा हम अब कहां जा रहे हैं, वैल्यू की ओर। और हम कल वैल्यू लिखे थे। अब ये वो चीज देखिए कि चक्का है, ऐसे करके पीक पर गया फिर नीचे उतर गया, यानी एक से जो है यहाँ 0 से साइन के लिए 1 पर गया और ससर के 0 आ गया, यानी कि वैल्यू पलट जाएगा। फिर 0 से 1, अभी माइनस मत समझिएगा, माइनस प्लस के लिए हम फिर बाद में लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से फिर 1 लेंगे तो वैल्यू बढ़ गया और यहाँ जो है 1 से 0 चला गया, यानी कि फिर से वैल्यू घट गया। ठीक है, साइन 0 0 हाफ 1 बाय √2 √3/2 और ये हमारा कितना हो जाएगा 1 और 1 से फिर 0 जाना है, यानी कि √3/2 1 बाय √2, ये हो गया हमारा 1/2 और ये हमारा हो गया 0। फिर 0 से 1 की ओर चलिए तो 1/2 1 बाय √2 और 1/√2 के बाद हमारा क्या हो जाएगा √3/2 और फिर हमारा हो जाएगा 1 और 1 के बाद फिर से क्या चाहिए √3/2 1/√2 और फिर जो है हमारा 1/2 और 0। अब हम क्या है कि जानते हैं कि ये 4 चतुर्थांश हो गया एक तरह से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसमें साइन का वैल्यू क्या होता है निगेटिव होता है। कहां से 180 से 270 के बीच में, यानी कि 2 पाई से कहां है, यहाँ है 2 पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में। तो यहाँ 0 में निगेटिव लगाइए या नहीं लगाइए बात तो बराबर रह जाएगा। अब जो है इस घर में भी साइन निगेटिव होता है तो हम यहाँ भी क्या लगा देंगे एक निगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए जब आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ को खींचिएगा ना तो उसमें जो है चकुटा रंग का बॉक्स बनल रहता है, उसके अंदर जो है ना 10 गो ऐसे करके यानी कि 100 गो भाग होता है, 100 गो टुकड़ा होता है। ठीक है, 100 टुकड़ा में जो है हम वैल्यू लेते हैं 0.1 0.2 0.3 1 2 3, वो अपने सहूलियत के हिसाब से ग्राफ हमको कितना बड़ा करना है और कितना छोटा उसको हमको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम उसके लिए ये सारे वैल्यूज को डेसिमल में यानी दशमलव में परिवर्तित कर देंगे। अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू। अब डेसिमल वैल्यू में कैसे जाइएगा भैया, तो 0 का 0 1 में 2 से भाग दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0.5, उसके बाद इसका आपका आ जाएगा 0.7 और ये आएगा 0.8 और ये हो जाएगा 1। आप भाग दीजिएगा कैसे, तो √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, 1/√2 का वैल्यू √2 क्या होता है 1.414। अब वैसे करके आप भाग दे लीजिएगा या करके दिखा दे रहे हैं, 1/√2 है, √2 से गुना √2 से भाग दे दीजिए तो √2/2 यानी कि 1.4 भागा 2 ये आ जाएगा लगभग 0.7। ठीक है, अब 1/√3 है हमारा √3/2 है यानी कि 1.7 भागा 2 तो ये हो गया हमारा 0.8। ठीक है, तो अब हम जो है समझ गए कि वैल्यू हमारा कहां सा है डेसिमल वैल्यू। अब सबको जो है हम उसी तरह से कन्वर्ट करेंगे 0.8 0.7 0.5 0 0.5 0.7 0.8 फिर -1 जो माइनस है उसके आगे में माइनस लगाइए। ठीक है, अब ये भी हमारा हो जाएगा -0.8 -0.7 -0.5 और 0। तो जब इतना दूर तक हम पहुंच गए हैं तो अब हम इसके बाद क्या देखते हैं कि ग्राफ हमको प्लॉट करना है। तो चलिए ग्राफ पेपर तो यहाँ नहीं है लेकिन हम उसको समझते हैं एकदम बारीकी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माने यहाँ ये 1 है, यहाँ ये 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ऐसे करके ये जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 को हमको नहीं लेना है, कहीं नहीं लेना है। और सबसे पहली बात कि किसको x पे रखना है किसको y पे रखना है, 2 को बता रहा है
कि एंगल को हम यहाँ रखें, वैल्यू को यहाँ रखें, या एंगल को यहाँ रखें, वैल्यू को यहाँ रखें। देखिए साइन जो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इनवर्स वाला नहीं, साइन जो है वो एंगल को फॉलो करता है। एंगल के बदलने पे मान बदलता है, मान के बदलने पे एंगल नहीं बदलता है। साइन के साथ जुड़ा हुआ जो एंगल है, जैसे कि ये हमारा यदि साइन x है तो यहाँ ये जो x बदलेगा तो उसका वैल्यू बदल रहा है। तो जो सबसे ज्यादा बदलता है या जिसके ऊपर कोई चीज निर्भर करता है उसको जो है हम लोग x एक्सिस पे दिखाते हैं, और बाकी को जो है हम लोग क्या चीज पे दिखाते हैं, y एक्सिस पे दिखाते हैं, जो उसका वैल्यू आएगा। तो चले अब आगे। अब जरा सा देखिएगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, लेकिन इसको समझ, ग्राफ कॉपी भी नहीं है, टेबल भी आपको दिखाना है, तो उसको थोड़ा समझना है एकदम आराम से। यहाँ पे पहला हमारा एंगल क्या था भैया, तो इसको हम और जो है ना छोटा छोटा वैल्यू पे लिखते हैं ताकि पूरा ग्राफ इसमें अड़ जाए। देखिए पहला वैल्यू है हमारा 0, चूंकि हम 11th में पढ़ रहे हैं तो 11th में हम रेडियन वैल्यू लिखेंगे, ना कि डिग्री वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, हम डिग्री वैल्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ हो गया हमारा ओरिजिन पे 0। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, देखिए π/6, उसके बाद π/4, उसके बाद π/3, और फिर है हमारा π/2, उसके बाद हमारा क्या है भैया 2π/3, और उसके बाद 3π/4, उसके बाद 5π/3, और फिर 2π के बाद 7π/6, 7π/6 के बाद 5π/4, 5π/4 के बाद हमारा आ रहा है 6π/3, 6π/3 के बाद 3π/2, 3π/2 के बाद 5π/3, 5π/3 के बाद 7π/4, उसके बाद 11π/6, उसके बाद 2π। ठीक है, अब देखिए इसको हम 10 टुकड़ा में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमको 1 तक का मैक्सिमम वैल्यू है, तो 1 को यदि 10 टुकड़ा में कर लेंगे तो ग्राफ का जो छोटा बॉक्स, सबसे छोटा नहीं, उससे थोड़ा सा बड़ा नहीं, और बड़ा जो बॉक्स ऐसा होगा उसमें देखिएगा ऐसे ऐसे करके बॉक्स होता है, और इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे करके लाइन होगा। ठीक है, तो इस लाइन में ये जो बड़ा बॉक्स है इसको हम मानेंगे 0.1, इतनी को मानिए लगेगा, इतनी को, तो ग्राफ छोटा बनेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा। आप मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मान सकते, आप मान सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं रहेगा। तो अच्छा लगे उसके लिए थोड़ा सा बड़ा मेजरमेंट हम लेंगे। तो हम 10 टुकड़ा में करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो हम खोले। अब ये हमारा क्या है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1.0 यानी कि 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा गौर कीजिएगा बात को। यहाँ पर π/6 है तो π/6 पहले तो 0 पे वैल्यू हमारा 0 है, π/6 पे वैल्यू हमारा कहाँ चला गया 0.5, यानी कि अब हम आ जाएंगे यहाँ, और उसके बाद कहाँ रहा है 0.7, उसके बाद कहाँ आ रहे हैं हम लोग 0.8, और उसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं 1। तो ये हमको जो है कुछ इस तरह का ग्राफ देगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा वो कितना है 0.8, यहाँ पे 3π/4 पे हमारा वैल्यू क्या है 0.7, 5/3 पे वैल्यू कितना है 0.5, और उसके बाद हमारा वैल्यू कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, ये यहाँ होगा। अब इसको देखिए कि ये हमको कुछ इस तरह का लाइन देगा। ठीक है, अब जब हम 2π के बाहर जा रहे हैं, 2π के आगे जा रहे हैं, तो हमको वैल्यू आ रहा है निगेटिव में, तो हमको यहाँ पे निगेटिव में मार्किंग करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1। समझ में आ रही है बात? अब आगे बढ़िए भैया, जैसा देखिएगा यहाँ जो 7π/6 है 0.5 के नियर बाय यहाँ आपको काटेगा। ठीक है, उसके बाद 5π/4 0.7 पे आपको काटेगा, और फिर 6π/3 0.8 पे काटेगा, और यहाँ ये 1 पे आपको काट देगा। तो अब हम कहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ, फिर 0.8 0.7
0.5 और 1। ये देखिए ये हो गया आपका एक तरफ का ग्राफ। जबकि आप कैसे घूमे, आप ऐसे घूमे, आप ऐसे घूमे। लेकिन ये भी तो संभावना है कि क्वेश्चन में वो उल्टा साइकिल करके दे दे, वो उल्टा घुमा दे, मतलब वो ऐसे नहीं घुमा करके वो ऐसे घुमाए, तो पहला वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे माइनस करके आगे बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो जब माइनस में लगेगा तो वो कैसे होगा, तो ठीक ये वैल्यू जो है अब यहाँ 0.5 पे इसको काटेगा। यहाँ भी आप पहले वैल्यू लीजिए, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/3, 2π, 7π/6, 5π/4, π/3, 6π/3 सॉरी, उसके बाद 3π/2, 3π/2 के बाद 5π/3, 7π/4, 11π/6 और ये हो गया हमारा 2π, x डैश ये हो गया और ये हमारा y डैश। अब देखिए π/6 पे 0.5 मतलब लगभग यहाँ पे लेके चलते, थोड़ा साइड कर लेते, इस वैल्यू को हटाइए भाई सब, आप यहाँ से हटाइए, 0.4 हो गया। चूंकि इसका ग्राफ इधर से लेना है ना, तो काम करते हैं कि वैल्यू को उधर लिख लेते हैं, तो जो है ना ग्राफ में डिस्टरबेंस नहीं देगा, नहीं तो थोड़ा ग्राफ खींचने में उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। अब आगे बढ़े, अब देखिएगा जरा, अब हमारा जो है यहाँ पर y डैश वैल्यू बैठा लिए। अब देखिएगा इधर आ गया, एक हमको लग रहा है तनिक का मिस्टेक हो गया है मेरे से, यहाँ जो है ये 4π/3 होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको लिखिएगा 4π/3, ठीक है। और इधरों कहीं पे हो गया होगा तो 4π/3। अब ये सब क्या चीज में है, माइनस में है, इधर जो है माइनस लगाते चलिए, आगे माइनस समझेगा। चलिए अब जो है यहाँ पर क्या लेंगे 0.5, उसके बाद क्या लेंगे 0.7, उसके बाद क्या लेंगे बाबू 0.8 और फिर क्या ले लेंगे π/2 पे 1, यानी कि यहाँ से ये जो है हमारा इस तरह से मुड़ा, और फिर जो है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0.8, उसके बाद क्या हो जाएगा 0.7 और फिर हो जाएगा 0.5 और फिर 0, और ये ग्राफ फिर हमको ऐसा मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर जो है हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा 0.5, 0.5 हमारा यहाँ पर है, उसके बाद 0.7, उसके बाद 0.8 और फिर हमारा 1, यानी कि अब ये यहाँ से ये ऐसे घूमेगा, और फिर इसको देखिएगा यहाँ पर जब आप लेकर के आइएगा तो फिर ये आपका यहाँ आएगा वैल्यू 0.8, फिर हो गया आपका 0.7, 0.5 और ये हो गया 0। तो ये हो गया हमारा साइन का ग्राफ। अब देखिए हम लोग जान गए कि ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसका डोमेन भी होगा और इसका रेंज भी होगा। क्या होगा, इसका डोमेन भी होगा, इसका रेंज भी होगा। तो इसका डोमेन और रेंज हम कैसे निकालेंगे, जरा इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रही है कि इसका डोमेन और इसका रेंज हमारा क्या होगा। डोमेन और रेंज के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए ये जो है आपका +1 यहाँ है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितना गया साइन का +1, मिनिमम वैल्यू कितना गया इसका -1। यहाँ देखिए +1 और -1 है, यानी कि ये +1 और -1 के बीच में वैल्यू देगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। ना तो 1 से 1.1 होगा, नहीं तो -1 से उधर जाकर के -1.2 में चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम समझ गए कि जो है अब हमारा ये क्या है, यहाँ से यहाँ वैल्यू जाएगा, यानी ये किसी कोण के लिए अपना मान देगा, तो हमारा क्या हो गया रेंज हो गया। नहीं कहता है अरे अब तो हमारे रेंज में आ गए जी, तो देख लो तो हमारे रेंज में आ गए जी, मतलब कि हमारे क्षेत्र में आ गए जी, मेरे क्षेत्र में तुम आ गए हो, तुम इसके आगे नहीं जाओगे। तो फिर उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम समझ जाते हैं, हम उसके रेंज में, उसके क्षेत्र में, हम लोग जो साइड पकड़ लेते हैं। तो इसका जो रेंज है हमारा क्या हो गया -1 से 1 के बीच हो गया। अब है डोमेन, तो किसके लिए -1 से 1 जा रहा है, तो यहाँ देखिए ये 0 से हम शुरू किए 2π गए, चाहते तो और आगे चले जाते 4π, 7π, 8π, 9π, 10π ऐसे, और इधर भी माइनस में वैसे चले जाएंगे। यानी क्या
कि ये जब भाग दीजिएगा पाई वाले चीज को तो एक डिजिट वैल्यू देता है वो, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या हो गया, पूरा नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, है ना। तो इसका जो हमारा रेंज और डोमेन है कैसे हम डिसाइड करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले हमारा है पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम डोमेन लिख देते हैं। डोमेन का रेंज हमको मिलेगा, चलिए डोमेन और उसके बाद रेंज। डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, जिसके लिए वो वैल्यू दे रहा है, जिसके लिए वो वैल्यू दे रहा है, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा r। अभी बताए कि माइनस से सारा प्लस में जा रहा है, तो इसका डोमेन हो गया हमारा r। और इसका रेंज क्या होगा, 1 से -1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका हमारा रेंज क्या हो जाएगा भैया, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया साइन का ग्राफ। अब हम इसी तरह से कॉस का भी ग्राफ कर सकते हैं, कॉस का भी ग्राफ इसी तरह से हमारा चल सकता है। तो कॉस का ग्राफ हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि वो करने के बाद वीडियो बहुत अत्यधिक लंबा हो जाएगा, तो हम एक काम करेंगे कि अगले वीडियो में cos, tan, cot, sec और cosec तक का ग्राफ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू। और एक चीज याद रखिएगा, यदि आपको वीडियोस पसंद आते जा रहा है तो आप जो है इसको अन्य छात्रों तक भी पहुंचाइए कि भाई बिल्कुल बेसिक से है और उनका बेसिक मजबूत हो जाएगा। सबसे जरूरी है कि उन बच्चों का बेसिक भी मजबूत हो जाए। दूसरी बात कि यदि आपका पीछे का कुछ एक कोर्स छूट गया है, कुछ एक वीडियो छूट गया है, तो सारा लिंक हमारा दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाइए और वहां जाकर के उसको वीडियो को देखिए, समझिए, और हाँ जो नहीं समझ में आए उसका कम से कम स्क्रीनशॉट लेके हमको फोटो भेज दीजिएगा, ताकि हम उस जगह पे फिर से आपको क्लियर कर सके। आपको बाकी सारा बात यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।